The second part of self interviewing is about sectors, clients और मे बी डिविजन दैट यू आर मेंशन योर सीवी. अभी तो हमने काम की बात करी, अब आपने कहीं ना कहीं पे भी लिखा होगा कि आपने एफएमसीजी और टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, हॉस्पिटैलिटी, इस तरीके के सेक्टर्स में डील किया, या फिर आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरनल ऑडिट, टैक्सेशन और मे बी एनी अदर डिविजन यू मस्ट हैव सर्व. सो अगर क्लाइंट्स लिखे हुए हैं एग्जैक्टली, तो क्लाइंट के बारे में भी काफी सारी इंफॉर्मेशन वो लोग कई बार पूछते हैं. दो क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन, आप क्लाइंट का नाम मत बताइए, ठीक है. आप क्लाइंट के सामने कभी ऑब्जर्वेशन मत लिखिए, अदरवाइज ये नॉन डिस्क्लोजर को ब्रीच कर रहा है. जनरली आप पे जिम्मेदारी है कि आप डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन रखेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखेंगे, इंटेग्रिटी को मेंटेन रखेंगे. तो कभी भी क्लाइंट स्पेसिफिक चीजें मत बात करिए, बट सेक्टर स्पेसिफिक चीजें जरूर बात कर सकते हैं, राइट. सो जब वो क्लाइंट की बात करते हैं तो बहुत बार वो कुछ चीजें पूछते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट करता क्या था, उसका बिजनेस मॉडल क्या था. जैसे मान लेते हैं कोई प्लांट में आपने काम किया है, या प्लांट का ऑडिट करा है, या प्लांट बेस्ड कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या आर्टिकलशिप थी, तो रेवेन्यू पर टन क्या है, एक्सपेंस पर टन क्या है, मार्जिन्स क्या है, प्रॉफिट्स क्या है, इस तरीके के जो केपीआईज होते हैं उस पर बहुत बार क्वेश्चनिंग होती है. आई कैन टेल यू वन एग्जाम्पल. एक बहुत बड़ी, नाम तो नहीं ले सकता एग्जैक्टली लेकिन बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी जो यूनिकॉर्न है, ऑलमोस्ट शायद यूनिकॉर्न है जितना मुझे आइडिया है, उसमें मेरे कुछ स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे थे. उनसे पूछा कि हमारे आपको क्या लगता है ई कॉमर्स के सबसे बड़े एक्सपेंडिचर क्या होते हैं. तो ज़्यादातर लोगों ने ई कॉमर्स, क्योंकि शार्क टैंक देखकर सारे इन्फ्लुएंस हो गए हैं, तो किसी ने लॉजिस्टिक्स बोला, किसी ने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोला, बट एक्चुअली वो उसका सही आंसर नहीं था. उसका सही आंसर एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट था और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो उसकी पीएनएल में क्लियरली लिखा हुआ था, राइट. सो या आप नॉर्मल गूगल सर्च करके या इवन एआई टूल पे सर्च करके भी निकाल सकते हैं. सो दे डू आस्क यू अबाउट हमारे मेजर एक्सपेंडिचर क्या है, हमारा रेवेन्यू सोर्सेस क्या है, राइट. जैसे जितने भी फूड डिलीवरी एप्स हैं, उनके उनके बहुत सारे रेवेन्यू सोर्सेस हैं. हमने सिर्फ डिलीवरी फीस को उसमें देखा है, या कुछ लोग शायद प्लेटफॉर्म फीस बता देंगे, लेकिन उसमें ऑन बोर्डिंग फीस, एडवर्टीजमेंट फीस, देयर आर 10 टाइप ऑफ डिफरेंट रेवेन्यूज. अब जैसे आपने रेवेन्यू की बात करी, तो हो सकता है वो इंडेक्स 115 पे चला जाए, मतलब उसके रेलेवेंट रेवेन्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे चला जाए. तो अब ये क्वेश्चन थियोरेटिकल हो चुका है, इसका आर्टिकलशिप से या इसका इंटर्नशिप से कोई लेना देना नहीं है. सो वो सेक्टर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा, वहां से अच्छा उसमें ही पूछ सकता है कि अच्छा आपने लिखा है, आपने मैन्युफैक्चरिंग लिखी है, इसमें आपने एग्जैक्टली क्या एरिया सर्व किया था, इसमें आपने एग्जैक्टली काम क्या करा है. सो मे बी विल से कि मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में था, तो मैं इंडेक्स कंप्लायंस देख रहा था, रिपोर्टिंग देख रहा था, कारों के नेक्सट्स बना रहा था, नोट्स अकाउंट्स के नेक्सट्स बना रहा था, ऑडिट करवा रहा था. फिर पूछेंगे ऑडिट किस एरिया की कराई. देन दिस इज हाउ द इंटरव्यू इज गोइंग टू हैपन. सो आप क्या करें, अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि आपने एग्जैक्टली क्या करा था, उसका आंसर दीजिए खुद ही को. फिर पूछिए कि अच्छा इसमें ऐसा क्या करा था, फिर इसमें से क्या करा था. खुद ही से ही एक इंटरोगेशन, सेल्फ इंटरोगेशन करिए. बेटर आप इस इंटरोगेशन को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप बिना रिकॉर्डिंग के भी इसमें काम कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, विच इज अराउंड बेसिक जो दूसरे चीजें जो सीवी में लिखी जाती हैं, जैसे हॉबीज, जैसे आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन. जैसे एक स्टूडेंट थे जिनका ऐसा था कि 10th स्टैंडर्ड में 95% थी, फिर 12th में उनकी 92 हुई, फिर सीपीटी में उनकी 70% हुई, या जो फाउंडेशन एग्जाम किसी भी लेवल का वो दे रहे हैं उसमें 70% हुई, फिर सेकंड लेवल इंटरमीडिएट में वो 57-58 हुई, और फाइनल में वो 52 हो गई. अब जब वो परसेंटेजेस देख रहे हैं, तो उनका एक क्वेश्चन होता है कि आपकी परसेंटेजेस डिक्लाइन क्यों हो रही हैं, या क्या आप पढ़ते नहीं हैं, क्या आपका परफॉर्मेंस में एक डिप है. इसका भी आपको जवाब देना पड़ता है बहुत बार, राइट. तो इसके अराउंड क्वेश्चन हो सकते हैं. एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो गई, हॉबीज हो गई, उसके अराउंड भी बहुत सारी क्वेश्चनिंग होती है. सो डू आस्क क्वेश्चंस. झूठ मत लिखिए हॉबीज के अंदर, जो एक्चुअल हॉबीज है वही लिखिए. अच्छा क्या हॉबीज नहीं लिखे, नहीं वो नहीं करना है, हॉबीज लिखनी चाहिए. एक लाइन ही आपकी इन्वेस्ट होती है उसमें सीवी में से. आई थिंक आपको डेफिनेटली हॉबी लिखनी चाहिए, और आपको अपने सीवी में हॉबीज और इंटरेस्ट को भी क्वांटिफाई और कैटेगराइज करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्पीक वेल, यू शुड राइट दैट यू स्पीक वेल. दैट मीन्स यू आर वेरी आर्टिकुलेट, और ओरेटोरिकल स्किल्स है, ओरेटरी स्किल्स हैं. अगर आप खेलते थे, आप स्पोर्ट्स पर्सन थे, तो स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स. इस तरीके से इसको कैटेगराइज करिए, क्वांटिफाई करिए. अगर आपने कोई आईटी स्किल्स लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल पावर बीआई, पावर क्वेरी, या एसक्यूएल, या पाइथन, या एनी अदर टूल, जावा, C++, एनीथिंग, then you can also add projects, or you can tell them that I've done this sort of project and this is how I can also do a turnaround when I join the organization. So this is how you do a sort of self-evaluation before appearing for any interview. Apart from this, if you have a job description in place, obviously just read the job description, और उसमें जो topics रखे हैं उनको तो prepare करना ही है. I hope if you do this,
your entire CV will be prepared for all the interviews that you are going to appear for, and 70% of your preparation is already done. So please be thorough with your CV. Don't write anything which you can't justify. I'm not saying don't write things which you have not done. Sorry, that's a very I would say that's a very modest advice. I would not like to give it to you, because the competition is high and you have to do certain things in your CV to make your CV shortlist. However, I would say don't write anything which you can't justify in the interview, definitely, or in the CV. So I hope you learned something in this video and you will apply this before appearing for any campus. Thank you for watching this video. See you in the next video.